मेरे प्यारे दोस्तों, माय नेम इज लामिया नसीम, यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगी, दो क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट को भी समझाने वाली हूँ। और अगर आप मेरे साथ परमानेंटली जुड़ना चाहते हो, सारे सब्जेक्ट को डिटेल में विद क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो, तो साइड में आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करो, सारी डिटेल लो, किस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अ स्टील टाई बार ऑफ सेक्शनल एरिया 125 mm स्क्वायर सपोर्टिंग अ टिम्बर बीम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन इज 1.95 into 10 to the power 8 mm to the power 4. Find the axial force in the bar. Total weight of this section is 45 kilonewton. Modulus of elasticity for steel is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. And the modulus of elasticity for timber is 13,750 Newton per mm square. ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट समझा देती हूँ। कुछ इस तरीके से एक टिम्बर की बीम है। ओके, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रही है एक टाई बार, एक बार लगी हुई है इस तरीके से जो इस पर्टिकुलर बीम को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 किलो न्यूटन का एक वेट भी है, किलो न्यूटन का एक वेट भी है। ओके, 45 किलो न्यूटन का। अब ये जो टाई बार है ये यहाँ से हो गई है फिक्स और आपको इसकी लेंथ गिवन है कितनी? इसकी लेंथ बोल रहा है, आप ले लो 3000 mm। 3000 mm आपको गिवन है। उसके बाद क्या दे रहा है? उसके बाद दे रहा है ये जो है ये स्टील की है, ये भी लिख लेते हैं। और ये हमारा क्या है? ये टिम्बर की बीम है। दोनों के लिए आपको यंग मॉडुलस भी दे रहा है, स्टील के लिए भी और टिम्बर के लिए भी। दोनों की वैल्यू क्या है? स्टील के लिए 2 into 10 to the power 5 दे रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 into 10 to the power 5 मेगा पास्कल। चाहे मेगा पास्कल लिखिए चाहे न्यूटन पर mm स्क्वायर, बात एक ही है। ओके, और टिम्बर के लिए कितना दे रहा है? 13,750 मेगा पास्कल। अब इस पर्टिकुलर टिम्बर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी उसने दे दी है 1.95 into 10 to the power 8 mm to the power 4। सारी चीजें आपको समझाएंगे, पहले एक बार सारी डिटेल लिख लेते हैं। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिएगा, फाइंड द एक्सियल फोर्स इन द बार। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे कि ये जो स्टील की बार है, ये तो टिम्बर की बीम हो गई, ये स्टील की जो बार है इसमें कितना एक्सियल फोर्स आएगा। तो आप अगर ये देखना चाहते हो इस पे कितना एक्सियल फोर्स आएगा, तो ये 50 किलो न्यूटन की वजह से ये टिम्बर की जो टेंडेंसी होगी वो बेंड होने की होगी इस तरीके से, इस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। ओके, और जब ये बेंड होगी तो ये स्टील की टाई बार को इस तरीके से पुल करने वाली है। तो जब ये इसको इस तरीके से पुल करेगी तो इस पे भी अगर आप कट करके देखोगे तो आपको एक एक्सियल फोर्स मिलने वाला है। सपोज कर लीजिए वो एक्सियल फोर्स P है। इस P की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? देखिए, जितनी टिम्बर इस तरीके से बेंड होगी तो जितना आपको ये डिफॉर्मेशन मिलने वाला है उतना ही डिफॉर्मेशन इस स्टील की टाई बार में होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप इस तरीके से खींच रहे हो किसी चीज को, यहाँ पर एक बीम लगी हुई है और यहाँ पर ये रेड कलर की एक बार लगी हुई है, तो जितना ये नीचे डिफॉर्म करेगा उतना ही तो इसमें भी डिफॉर्मेशन आएगा ना। तो हमें ये पता चल गया स्टील की बार का डिफॉर्मेशन और ये टिम्बर का ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू, डिफ्लेक्शन होता है कि इज जस्ट लाइक अ कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ पर आपको निकालना है डिफ्लेक्शन y। अगर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये डिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं डिफ्लेक्शन और यहीं पर हम लोग इस तरीके से निकालते हैं स्लोप। तो अभी हम स्लोप की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो टिम्बर जितना डिफ्लेक्ट होगी उतनी ही स्टील बार हमारी डिफॉर्म होने वाली है। तो यहाँ हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? डिफॉर्मेशन इन स्टील बार। ओके, ये किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्शन इन टिम्बर। टिम्बर में जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप जरा इस स्टील की बार को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो लोड लग रहा है वो जो स्टील की बार है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस लोड की वजह से, इस एक्सियल फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होने वाला है वो डिफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा? वो डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा एक्सियल डिफॉर्मेशन। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला? PL/A × E।
ओके यही होता है। तो यहाँ पर मैं यही पुट करने वाली हूँ। इस पे जो लोड लग रहा है, एक्सियल फोर्स जो लग रहा है वो P है। L कितना है? L आपको बोल रहा है 3000 है। ओके इस जो बार है ये, इस बार की जो लेंथ है वो 3000 है। अब आप अगर एक क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो स्टील बार का सेक्शनल एरिया आपको गिवन था 125 mm स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख लेना 125 mm स्क्वायर। पहली ही लाइन में इस बार का एरिया आपको गिवन है। और E की वैल्यू स्टील के लिए कितनी है? 2 × 10⁵। ओके अब आ जाते हैं टिम्बर पे। अच्छा टिम्बर पे जो टिम्बर एक जस्ट लाइक अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए इस एंड पर, फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं वो उस डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को आपको बताती हूँ। ये होता है WL3/3EI। ओके मोमेंट एरिया मेथड हम लोग यूज करते हैं। अगर आप मेरी पूरी सीरीज, इसको पूरी CTQ आप फॉलो करोगे तो उसमें मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर सिर्फ इसके लिए ही नहीं, ये पॉइंट लोड के लिए नहीं, इस पूरी बीम पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, सब के लिए मैं आपको स्लोप भी निकालना सिखाऊंगी और डिफ्लेक्शन भी निकालना सिखाऊंगी। बट उसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरी सीरीज के एंड तक बने रहना पड़ेगा, आप सारी चीजें सीख जाओगे। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखिए, अब हमें चाहिए ये W। अब अगर आप बीम को देखोगे तो बीम में यहाँ पर तो 45 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। ओके ये 45 किलो न्यूटन का वेट लटक रहा है ना बीम से, और इस P की वजह से एक P हमारा क्या मिलेगा? इसी बीम पर अपवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपको W मिलने वाला है वो मिलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 45 - P आपको मिलने वाला है टोटल W जो इस पे लगेगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि P ऊपर लग रहा है, ओके W नीचे लग रहा है। तो जब आप नेट लोगे तो W - P हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? लिखोगे 45 - P × अब इस बीम की लेंथ कितनी है? इस बीम की लेंथ मेंशन है, क्वेश्चन में ही मेंशन है 150 mm। आप जब डायग्राम देखोगे तो वहां पर ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1500/3। टिम्बर के लिए जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13750, और I की वैल्यू भी गिवन है 1.95 × 10⁸। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके के कैलकुलेटर का यूज करना है और पूरा कैलकुलेट कर देना है। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, यहाँ से आपको जो P की वैल्यू मिलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी मिलेगी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 34.99 किलो न्यूटन। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन था बट बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली। आपको डिफ्लेक्शन पता चला, कैंटिलीवर बीम के लिए फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की हमारी अप्रोच क्या होती है। तो सारी चीजें देखिए, कुछ भी यहाँ पर याद करने वाली चीज नहीं थी, सिर्फ एक माइंड था जिसने थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करा कि हाँ ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होगा, जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो डिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। अगर हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो जितना ऊपर से इस तरीके से स्ट्रेस हो रहा है उतना ही बीम नीचे जा रही है। तो उस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के एक इक्वेशन बना ली। बाकी ये सब फॉर्मूले तो आते जाते रहते हैं, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ लोगे पूरा मुझसे, तो ये सारे फॉर्मूले आपकी भी टिप पर आ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और इसके साथ ऐड करना चाहूंगी, उसे देखिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A is subjected to a tensile force P as shown in the figure below. If the Young modulus of the material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod, the normal stress developed at the section SS. अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आपको एक बार दे रहा है जो कि आपको दिख रही है, उस पर P लोडिंग हो रही है, एक्सियल लोडिंग हो रही है, और एक आपको सेक्शन SS भी गिवन है। ओके, आपसे पूछ रहा है इस एस सेक्शन पर स्ट्रेसेस कितनी आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, P/A, और E के टर्म में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था कि जो यंग मॉडुलस है वो वेरी कर रहा है E1 से E2। इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बस इतनी जानने वाली बात है कि जब आप स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ते हो वो होता है लोड अपॉन एरिया। होता है कि नहीं होता है, लोड अपॉन एरिया। तो जब ये लोड अपॉन एरिया होता है तो इसमें तो यंग मॉडुलस कहीं पर भी नहीं है। जब इसमें यंग मॉडुलस कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब जो स्ट्रेस है वो यंग मॉडुलस से इंडिपेंडेंट है। अब जब ये यंग मॉडुलस से इंडिपेंडेंट हो गया तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि जो यंग मॉडुलस है वो E1 से E2 वेरी कर रहा है, जबकि इससे वेरी करने से स्ट्रेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आपको ऑप्शन भी दिए हैं E1 E2 के टर्म में, तो आपको लगेगा कि स्ट्रेस अब कुछ चेंज हो जाएगी, E1 E2 के टर्म में स्ट्रेस आनी चाहिए, जबकि आपकी स्ट्रेस वही रहेगी
लोड अपॉन एरिया। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, जब मैंने टेस्ट लिया था कुछ स्टूडेंट का तो 90% स्टूडेंट ने गलती करी थी, P/A किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। तो एक बार क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो गया था बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो आप ये दोनों ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्रीवियस जो भी मैंने कराया, एक ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, कई जगह पे आपको देखने को भी मिलेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।